आरक्षण हमारे हक का, नहीं किसी के बाप का, अरे आरक्षण हमारे हक का, नहीं किसी के बाप का। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, अरे होश में आके बात करो। बात करो, बात करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, महात्मा फुले की जय, महात्मा फुले की जय, सावित्रीबाई फुले की जय, सावित्रीबाई फुले की जय, राजश्री शाहू महाराज की जय, राजश्री शाहू महाराज की जय। जिन मांगों को लेकर एक मिनट भाई साहब, थोड़ा नीचे करके रखो भाई। साथ में मिला लो। पार्लियामेंट पुलिस थाने के अधिकारियों ने चलो भाई रेडी है सर? जी सर, दिल्ली का जंतर मंतर कहाँ से आए और क्या मांग आप लोगों की? हम बम्बई महाराष्ट्र से आए हैं। मोदी सरकार के पास हमारी कुछ शिकायतें लेकर आई है, कुछ मांगे लेकर आई है और हमने पिछले 8 दिनों से पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन पीएम ऑफिस से संपर्क रखा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आज हमें शिष्टमंडल को पीएम ऑफिस से हमें बुलाया जाएगा, हमारी मुलाकात की जाएगी। इस प्रकार का आश्वासन पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन ने दिया है। जिन मांगों को लेकर हम यहाँ आए हैं, हमारी सबसे पहली मांग है कि इस देश में आरक्षण का कानून होना चाहिए। आप जानते होंगे कि पिछले 70 साल आरक्षण को लेकर इस देश में बहुत सारी बातें गलत सही की जाती है। आरक्षण को खत्म करने की बात की जाती है, आरक्षण को मिटाने की बात की जाती है और इसी प्रकार पिछले 60-70 साल में आरक्षण के संदर्भ में देश के सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट से जो अनेक प्रकार के फैसले आए हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करने वाले हैं, एक दूसरे के खिलाफ है। जैसे कि इंदिरा सहानी का मसला होगा, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान का मसला होगा। हमने मांग की है कि देश में आरक्षण का कानून अगर पारित किया जाता है तो आरक्षण का अमल करना, आरक्षण का अमल बजावनी करने की जिम्मेदारी निश्चित की जाएगी। आरक्षण किसको देना है, किस टक्के में देना है, किस संख्या में देना है, किन किन को आरक्षण देना है और किस जगह पर आरक्षण देना है, इसका कानून करने के बाद मुझे लगता है कि इस देश में वापस आरक्षण का मसला खड़ा नहीं होगा। हम मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपके कार्यकाल में आरक्षण का कानून सम्मिलित होना चाहिए और देश की जनता उम्मीद रखती है कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले मोदी सरकार, बाबा साहब को, अम्बेडकर जी को प्रति संवेदना जताने वाले मोदी साहब, गरीबों के हमदर्द कहने वाले मोदी साहब, इस देश के दलितों का आरक्षण का अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण का कानून सम्मत करेंगे। दूसरी मांग लेकर हम चल रहे हैं। इस देश का जो शिक्षण व्यवस्था है, कलेक्टर का लड़का कलेक्टर बन सकता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बन सकता है और रिक्शा ड्राइवर का बच्चा रिक्शा ड्राइवर ही बन सकता है। इस प्रकार की यहाँ क्या शिक्षण नीति है। हम ये कहते हैं कि सबको समान मौका अगर की बात की जाती है तो हमारी मांग है कि सबको समान एजुकेशन, कॉमन एजुकेशन, और वो कॉमन एजुकेशन के लिए हम ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा का किसके द्वारा कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने भी एक पार्टी बना रखी। हमारी रिपब्लिकन, हम बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। रिपब्लिकन पार्टी हमारी जात पंचायत है। हम बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं और हमारे बहुत सारे ग्रुप इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, आरक्षण लगभग सभी को मिल रहा है, फिर दिक्कत क्या आ रही है? आरक्षण मिल रहा है ऐसा कहा जा रहा है, आरक्षण मिल रहा है इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है। हमारी मांग है कि आरक्षण का अमल नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था सुधारने का क्या एक नई नीति ला सकती है सरकार, या फिर शिक्षा नहीं सबको समान एजुकेशन मिलना चाहिए। हमारा गरीब का लड़का और वर्तमान में शिक्षा समान शिक्षा नीति नहीं लागू नहीं मिल लगती है। आपका 1-2 उदाहरण दे सकते हैं कि किन राज्यों में ऐसी शिक्षा नीति नहीं लागू है? मैं आपको बताऊं, आप कौन से राज्य में रहते हैं? आप दिल्ली में रहते हो, शायद दिल्ली में शिक्षा का सुधार अच्छा हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में पूरे देश में कॉन्वेंट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, वहाँ हजारों लाखों की फी दी जाती है। माँ अपने जब पेट से रहती है तभी उसका बच्चे का नाम एडमिशन में दिया जाता है। लाखों रुपए का डोनेशन के बगैर
एडमिशन नहीं मिलता है। और गरीब का लड़का जो झोपड़पट्टी में रहता है, मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, उसके लड़के को नगर परिषद, नगर पंचायत की एजुकेशन में जाना पड़ता है। उससे किस ढंग का एजुकेशन मिलता है आप जानते हैं, मैं भली भांति जानता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में मैट्रिक पास हुआ लड़का भी इंग्लिश में कह नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है। इस पर हम ये कहते हैं कि सभी को एक ही प्रकार का शिक्षण दो, या मिनिस्टर का लड़का हो या चपरासी का लड़का हो, दोनों को भी एक ही स्कूल में एडमिशन दिया जाए, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। हमारी हाँ? अभी आप नारा लगा रहे थे नासिक के एयरपोर्ट का नाम बदला जाए, ऐसा क्यों? ऐसा है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत ही नजदीक है, उनके दाहिने हाथ कहने वाले कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़ थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कई बार लिखा है कि अगर मैं मेरा आत्मचरित्र लिखूंगा तो मेरे आत्मचरित्र के आधे पन्ने कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़ के जिक्र से होंगे। उस शख्स का नाम हम नासिक एयरपोर्ट को मांग रहे हैं। आप जानते होंगे कि जब चाइना और हिंदुस्तान का वार हुआ और चाइना ने हमारे हजारों एकड़ जमीन ताबे में ले ली, हमारी बड़ी नामुश्किल से हार हुई थी। उसके बाद इस देश का संरक्षण मंत्री वीके मेनन थे, उनको बदला गया और यशवंतराव चौहान को मुख्यमंत्री कराया गया। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। हमने कहा कि हिमालय की मदद के लिए महाराष्ट्र का सह्याद्री भागकर आया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान देश के सुरक्षा मंत्री बन गए, लेकिन उनको पार्लियामेंट में किस क्षेत्र से चुनकर भेजने का ये सवाल जब पैदा हुआ तो नासिक में, जो नासिक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी दादा साहब गायकवाड़ की थी, दादा साहब गायकवाड़ ने बड़े विशाल अंतकरण से यशवंतराव चौहान को नासिक से बिन विरोध अनअपोज चुनकर भेजा था। तब यशवंतराव चौहान ने कहा था कि दादा साहब गायकवाड़ आपके मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान है, मैं आपका एहसान चुकाना चाहता हूँ, आप कुछ भी मांग लो। दादा साहब गायकवाड़ ने कहा यशवंतराव को कि यशवंतराव जी मुझे जब जरूरत पड़ी मैं मांग लूंगा। और इस देश के सौभाग्य से इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में इंडो रशिया एग्रीमेंट हुआ, भारत रशिया का करार हुआ, दोस्ती हुई। उस रशिया करार के अनुसार हमारे देश के लिए मिग फाइटर का अभी आप चाहते क्या है? यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, ये तो आपने पुरानी बताई कि किसने क्या मांगा, क्या चाहा, क्या नहीं मिला। अभी क्या चाह रहे, किसके लिए चाह रहे? हम ये चाहते हैं कि नासिक एयरपोर्ट को दादा साहब गायकवाड़ का नाम मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिन्होंने हमें आश्वासन दिया था, उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे, उनका नाम नई मुंबई के एयरपोर्ट को देने का मांग चल रहा था। उद्धव जी ठाकरे ने हमारा विश्वासघात किया, हमें वादा किया, हमारे साथ बात की और जाते समय, कुर्सी छोड़ते समय उन्होंने जो आप लोगों की मांगे हैं, अगर नहीं सरकार नहीं सुनती, आगे के कदम क्या उठाएंगे? आगे के कदम जो सरकार हमें मांगे नहीं सुनती, वो सरकार को हम नीचे खींचेंगे। अच्छा, आप आरक्षण की बातें कर रहे हैं, तो अभी जो नीति चल रही है आरक्षण की, उसमें और क्या बदलाव करना किस चाहते प्रकार की नीति चल रही हैं? है? अभी जैसे SC ST की आरक्षण हो, OBC कई आरक्षण नहीं हो रहा है, कोई आरक्षण नहीं भरा जा रहा है, उसका अमल नहीं हो रहा है। क्या किस क्षेत्र में नहीं हो रहा है? मैं वही अरे भैया आप अखबार वाले हो, हाँ, तो वही आप जानना चाहते हैं। पार्लियामेंट में जो चीफ सेक्रेटरी है उसमें 2% भी SC OBC ST नहीं है। तो मतलब पार्लियामेंट में चाहते हैं ना? पार्लियामेंट में नहीं, हम सब प्रकार की नौकरियों में। क्योंकि एक कहा ऐसे जाता है कि जो शिक्षा जो चीज होती है वो देश को आगे बढ़ाने में और जो युवाओं को अग्रसर करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा में तो आरक्षण अभी मिल ही रहा है SC ST को, OBC को, सभी समुदाय को। हम वही कह रहे हैं, शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए, नौकरी में आरक्षण मिलना शिक्षा चाहिए। में, नौकरी में तो आरक्षण मिल ही रहा है, तो फिर अभी नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है? अमल नहीं हो रहा है, अमल भी हो रहा है, शिक्षा नहीं हो रहा है। उदाहरण भी है मेरे पास, कई सारे ऐसे अफसर जो अपॉइंट हुए हैं जो कि SC ST से आते थे, जो कि शिक्षा व्यवस्था में उन्हें आरक्षण मिलता था। कई ऐसे सरकारी जो जॉब, हमारा ये आरोप है, हमारा ये कहना है कि इस देश में आरक्षण के नीति का ईमानदारी से अमल नहीं हो रहा है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को विख्यात करने के लिए आप जस्ट बिकॉज की जंतर मंतर पे आके एक धरना प्रदर्शन कर रहा है? क्योंकि आरक्षण की मांगे तो कहीं ना कहीं अभी पूर्ण हो ही रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये बेबुनियाद है? देखो आप किस एंगल से सोच रहे मुझे पता नहीं, क्योंकि हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है नहीं, क्या? पागल कुत्ते की बात ही नहीं है, बात है कि मैं गांव कस्बे से आता हूँ हाँ। और वहाँ पे जितने भी निम्न लोग होते हैं, जो भी SC ST उधर से आते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था से भली भांति वाकिफ हूँ मैं। तो आपको नहीं लगता कि उनके अंदर शिक्षा का पब्लिसिटी करने के वजह, आरक्षण मांगने के वजह, उनके अंदर शिक्षा के लिए एक जोश जगाया जाए ताकि वो शिक्षा के प्रति अग्रसर हो?
देखो, शिक्षा का अग्रसर करना और आरक्षण की मांग करना ये अलग बात है। शिक्षा ये एक दरवाजा है, डोर है। आपका लक्ष्य क्या है जो हमें आरक्षण की, बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़कर महात्मा गांधी के साथ जो पुनः पैक्ट के अनुसार बाबा साहब ने आरक्षण का धोरण का स्वीकार किया, तब तब से आज तक आरक्षण का ईमानदारी से अमल नहीं हुआ, ये हमारा आरोप दो है। चीजें हैं, या तो आरक्षण की मांगे या फिर आपका लक्ष्य ये हो, अगर हो जैसे कि आपका लक्ष्य ये है कि जो दलित समाज के जो बच्चे आते हैं, जो एससी समाज, उनका विकास हो, उनका शिक्षा बेहतर हो, तो वो मांगे अलग होती है, आरक्षण की मांगे अलग होती है। आरक्षण की मांग अरे भैया, एजुकेशन के बाद अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या विकास होगा? अरे हमारे मुंबई महानगर पालिका में झाड़ू लगाने वाला कर्मचारी ग्रेजुएट है। सर बेरोजगारी क्या 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 पूरे देश में भी शिक्षा की समान क्या बात स्तर कर पे रहे हो तुम? शिक्षा का कब होगा? अगर उसे कोई अच्छी तरह से मौका मिल जाए, उसके शिक्षा के अनुसार उसे नौकरी मिलेगी। हमारा फिर एक बार कहना है कि इस देश में आरक्षण के नीति का ईमानदारी से अमल नहीं किया जा रहा है, उसके लिए हम चिल्लाते आए। धन्यवाद। एक और सवाल है सर, एक और सवाल है। आपके वहाँ पैम्पलेट में लिखा है रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर तो सर हमेशा काबिलियत के नाम पे नौकरी देता है। अब अगर वहाँ पे भी अगर आप रिजर्वेशन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में देखो, सरकार की कोई आपके दखलंदाजी साथी नहीं ने होती। अभी एक बार- एक आपके एक बार साथी मेरे को सवाल मेरी तो बात पूरा आपका करूंगा सवाल मैं। मेरे ध्यान में आया है। जी जी बताइए है। फिर आप प्राइवेट सेक्टर मैं में ये तो कहता सरकार हूँ का ऐसा आपको, कुछ नहीं आपके होता। साथी ने कहा कि शिक्षा का उत्तेजना मिलनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर शिक्षित लड़के को नौकरी नहीं मिलेगी, अब मैं आपको बताऊं, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन ये भारत सरकार की सेवा थी, तब उसमें आरक्षण था, तब उसमें रिजर्वेशन प्रमोशन में था। हमारी लड़कियां एयर होस्टेस बनती थी, हमारे लड़के स्टुअर्ड बने, हमारे लड़के पायलट बने, और आरक्षण में, रिजर्वेशन में आरक्षण होने की वजह से हमारे लोग जनरल मैनेजर तक गए। आज वही एयर इंडिया इंडियन लाइन का प्राइवेटाइजेशन हुआ है। अब विजय मल्ल्या आया है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आ रही है, उनका निजी कंपनी हो गई है। अब वो कहते हैं कि हम, ये हमारी निजी कंपनी है, यहाँ आरक्षण नहीं होगा। बल्कि एयरपोर्ट जिसको रनवे कहते हैं वो भारत सरकार का है, रडार जो भारत सरकार का है, सिक्योरिटी जो भारत सरकार की है, और जो विमान, जो हवाई जहाज, वो भी भारत सरकार का है। सिर्फ मैनेजमेंट प्राइवेट है और वो आरक्षण को नकार रही है। हमारी ये मांग है, जिस सर्विसेज में, जिस इस्टेब्लिशमेंट में, वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल की हो, डिस इन्वेस्टमेंट के बाद अगर वो प्राइवेट होता है तो वहाँ आरक्षण का धोरण होना ही चाहिए। आपकी बात को मैं बीच से कट कर रहा हूँ। एक आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार का, लेकिन जो नियुक्तियां होती हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर से ही होती हैं, जो कि आंतरिक चीजें होती हैं, जो अंदर के जो लोग होते हैं, जैसे वो कर्मचारी हो, गेट कीपर हो, जो भी हो वहाँ के। देखो भैया, तो आपका उनकी नाम मुझे नहीं मालूम। उन- मैंने कहा जब आरक्षण था तो हमारे लोग जनरल मैनेजर तक बने, पायलट बने, एयर होस्टेस बने। मैं आपको बताऊं कि आज वही प्राइवेट सर्विस में झाड़ू लगाने वाला भी कर्मचारी हमारा नहीं है, क्योंकि झाड़ू लगाने का भी काम अभी मशीन कर रही है। ये तो आपकी नीति है। चलिए, एक अंतिम प्रश्न आरक्षण को खत्म करने के लिए ये प्राइवेटाइजेशन, ये आरक्षण को खत्म करने की नीति है। एक अंतिम प्रश्न है। मैंने वहाँ पढ़ा तो वहाँ लिखा हुआ था फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपको आरक्षण चाहिए। आपको नहीं लगता कि अलग राज्यों में जो शिक्षा व्यवस्था होती है, उन राज्यों में भी आरक्षण दूसरे राज्यों वालों को नहीं मिलती है, तो आप फॉरेन एक बात बताओ मुझे, एक मिनिट, अरे तो मला बोलतो अरे तो माझ्याशी बोलतोय जीवन, जीवन, अरे तो माझ्याशी बोलतोय, तो माझ्याशी बोलतोय। तो आप बीच से इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? देखो, मेरा ये प्रश्न है कि जब अलग राज्यों की बात मोदी होती है, सरकार के आने के बाद, मेरी बात सुनो, दूसरे राज्यों की मेरी बात सुनो, आपको मेरा कहना, हमारी मांग आपके समझ में नहीं आ रही है। 618 फॉरेन यूनिवर्सिटी इस देश में आ रही है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड है, जैसे कि हार्वर्ड है, जो भी है, वो यहाँ आके अपनी कॉलेज, अपनी क्लासेस चला सकते हैं। लेकिन अरे जीवन, एक तो तुम्हीच बोला यार, एक तो फॉरेन यूनिवर्सिटी आ रही है, उन्हें फी से लेकर, स्टाफ के लेकर, जो भी सारे, उनको उनके मर्जी से करने का स्वातंत्र दिया है, लिबर्टी दी है, और यही कहा है कि उसमें कोई आरक्षण का धोरण नहीं रहेगा। अब मुझे बताओ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या महाराष्ट्र सरकार की बार्टी से मदद लेकर हमारे बच्चे लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी जा सकते थे। अब फॉरेन यूनिवर्सिटी देश में आ रही है और वो आरक्षण नहीं रहेगा, हमारे एक भी बच्चे को वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा।
हमें आरक्षण के सिवा कोई नौकरी नहीं देता है। अंबानी रहो, अदानी रहो, कोई भी, टाटा रहो, बिरला रहो, आरक्षण रहेगा तो हमें नौकरी मिलेगी। हमारा मेरिट नहीं देखा जाता है। आईएएस में हमारे बच्चे लोग पास होते हैं, ओरल में फेल किया जाता है। क्या कारण है? होते हैं। जातिवाद है, नहीं, इस चीज कास्टिज्म है, जातिवाद है। मतलब कोई आपने ऐसा रियल एग्जांपल देखा हो, कोई उदाहरण आप पेश कर पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इल्जामियात कहा जाएगा। ये बड़ा नहीं है। देखिए, इसमें मैं एक पहला बात आदमी होता है नहीं कि हूँ। qualify ना करना मैं ना, पहला और आदमी qualify नहीं ना हूँ। करवाना। इस जो विषय, उदाहरण दीजिए ना। अरे इस विषय आप पर, या तो आप उधर आइए, अरे अल्लाह बाजूला काढ़ा हुआ है। हाँ जी, मैं ये चाहता हूँ कोई उदाहरण अगर आप एक बार दर्शकों को बताएं जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो या एहसास हुआ हो कि कभी ऐसा कुछ हुआ है। जो मैंने चिल्ला के रेलवे की बात कर रहा हूँ, इंडियन एयरलाइन की बात कर रहा हूँ, अटल सेंटोर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। यूपीएससी की बात करिए हाँ? जो आईएएस यूपीएससी जो कंडक्ट करता है एग्जाम, हाँ। जो कि देश का सबसे बड़ा एग्जाम कंडक्ट करता है, हाँ। आपने उस पर एक बड़ा सवाल आरोप लगाया हाँ, है ओरल कि में वो हमारी मांग है, उसका कैमरा इंटरव्यू होना चाहिए, रिकॉर्ड इंटरव्यू होना चाहिए। जातिवाद किया जा रहा है। एक मिनट, जातिवाद किया जा रहा है। जात के आधार पर हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, टैलेंटेड बच्चों को नहीं मिल रही है, कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं मिलती है हमें। बोला आपका जो सवाल जो है ना, उसके लिए मैं कुछ आपको उदाहरण दे सकता हूँ। मैं जैसे कि हमारा मैं पेशे से वकील हूँ, कोर्ट में आप इधर आओ। जो भी जज लोग हैं, जो भी न्यायाधीश लोग हैं, वही उनके बच्चे ही बिना आरक्षण के वो जज बन जाते हैं। दूसरा सवाल, जो आईपीएस, जो आईएएस लेवल के जो लोग हैं, आज केंद्र में या सेंटर में जो भी लोग गए हैं, लैटरल एंट्री कहते हैं उसको, कि बिना एग्जाम दिए, बिना यूपीएससी एग्जाम दिए ऐसे कुछ लोगों को अधिकार दिया है। तो इस कारण जो बच्चे जो है, बच्चों को, जो पिछले जमाती के बच्चे हैं, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। इसलिए ये हमारी आरक्षण की मांग है। थैंक यू।